बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। राना शमीम साहब के एफिडेविट के मामले के ऊपर आज ओथ कमिश्नर लंदन ने जो बयान दिया है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर खुसूसी तौर पर बात करेंगे। और फिर बात होगी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, आज बरसी भी है, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और दीगर मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिका जो मामलात हैं, जिनके अंदर हुकूमत इन्हें सिसिलियन माफिया कह रही है एक बार फिर, और एक बार फिर इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और इक़्तिदार के लिए राह हमवार की जा रही है। इन तमाम मामलात और बयानात के अंदर क्या हकीकत है, मैं बहुत मशकूर हूँ अज़हर सदीक साहब का। आप सीनियर कानूनदान हैं, आपने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है। स्टूडियो के अंदर मुझे ज्वाइन किया है राना अरशद साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और कुछ ही देर में मुझे डॉक्टर शाहीना और फ़ायज़ा मलिक साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन करेंगी। मैं सबसे पहले अज़हर सदीक साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा सर कि राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी था, उससे मुतल्लिका कल एक खबर छपी थी, लेकिन आज उसकी तरदीद हो गई। ओथ कमिश्नर लंदन ने एक नया बयान जारी कर दिया है। अज़हर साहब, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इस एफिडेविट को लेकर के ये मामला किस तरह से सेटल होगा सर? बात बड़ी सिंपल सी है जो समझने वाली है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक वतीरा बना लिया हुआ है। जो लफ्ज ऐसे नहीं इनके खिलाफ बारे में गॉड फादर या सिजिलियन माफिया के लफ्ज हैं, ये साबित करते हैं कि माइंड लेवल इनका, मेंटेलिटी का लेवल, कि ये किस हद तक है। इन्होंने लोगों के लिए अदालतें होंगी, इनके लिए अदालतें कोई नहीं, इनके लिए इदारा कोई नहीं है। ये कहते हैं कि जो हम कहें उस पर अमल दरामद हो, और इसीलिए वो लफ्ज जो है ना गॉड फादर सिजिलियन माफिया के आज फिट होते हैं। भाई सीधी सी बात है, सिंपल सा वे आउट है। और मैंने बड़ी दफा बताया है कि ये जो कहते हैं कि मियां मोहम्मद शरीफ साहब कोई अरबोपति थे, तो आप, मैं चैलेंज फिर आपके प्रोग्राम में कर देता हूँ, लाएं वो अरबोपति के सासों की डिटेल लेके आ जाए। 1988-99 की इनकम टैक्स की रिटर्न मैं रिकॉर्ड पे ले आया हूँ, और 2016 पीडीडी में जजमेंट वो रिपोर्टेड है, जिसमें 9,36,311 रुपए, मैं 9 अरब या 9 करोड़ नहीं कह रहा, 9,36,311 रुपए आमदन थी। 40,000 रुपया उसमें एग्रीकल्चर इनकम थी। तो ये 88-99 में जब 9 लाख के करीब आमदन होगी, तो अरबों रुपए की जायदाद ये कैसे खरीद सकते थे? और ये आपको याद है मरियम नवाज कहती थी मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, और हसन कहते थे, हुसैन नवाज कहते थे कि ये हैं वो जराए। मियां नवाज शरीफ ने भी कहा ये वो जराए आपने देख लिया, वो कतरी खत के अलावा कुछ नहीं था। अजहर सदीक साहब, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन सवाल राना शमीम के एफिडेविट से मुतल्लिका है, जो कि साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के। ओथ कमिश्नर लंदन के बयान को आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, मैं बड़ा आपको शायद पता नहीं है कि राना शमीम साहब का ताल्लुक इस जमात के साथ है। राना शमीम साहब 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की। इनको जज लगा दिया जाता है गिलगित बल्तिस्तान में, मियां नवाज शरीफ लगाते हैं। 3 साल पूरे नहीं होते उनके। 2018 में वो जो 3 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आसफ अली जरदारी साहब को कहकर इनको जुल्फकार भुट्टो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लगाया जाता। 30 लाख रुपया तनख्वाह है वाइस चांसलर की। पूरे पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसकी तनख्वाह 30 लाख रुपया महीने की हो, और वो भी सरकारी यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो फिर उन्होंने तो ये काम करना ही करना था, और करना किस लिए था कि 2018 से खामोश रहे। अगर ये कोई बयानी हल्फी देना था, जब इन्हें पता था, तो यहाँ पाकिस्तानी कोर्टों में केस चल रहे थे, तो वहां जाते बयान देते। और इसकी मिसाल आपको याद होगा कि अरशद मलिक की जब अपना वीडियो आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप कहा और कहा कि इस तरह की ऑडियो वीडियो जो कोई आती है, तो उसको लेके जाना है पहले फोरेंसिक है, फोरेंसिक के क्रॉस एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिनर के साबित करना होगा कि इस फैसले यानी जो काम कहा गया इस पर कोई असरअंदाज हुआ। उसमें आसफ अली जरदारी साहब के केसों का भी जिक्र किया कि उनको बरियत मेरिट पर हुई थी, किसी ऑडियो वीडियो की बुनियाद पर नहीं हुई थी। ये 2019 में आ गया। 2019 में ये किसी कोर्ट में आज तक लेके नहीं गए हैं। फिर आपके सामने ये राना शमीम साहब जाते हैं पहले अमेरिका में। अमेरिका में अहमद नूरानी से मुलाकात होती है। अहमद नूरानी वो जो फेक वीडियो ऑडियो है वो सुनाते हैं। उसके बाद 2 दिन के लिए गालबन ये लंदन में आते हैं। 2 दिन में जब लंदन में आते हैं, इन्होंने अपने, इनका तो राब्ता ही कोई नहीं है। चार्ल्स गुथरी को तो जानते ही नहीं थे। चार्ल्स गुथरी से राब्ता किया हसन नवाज के मुलाजिम वकार ने और नासिर भट्ट वगैरह ने, वो लेकर उनको वहां और मार्बल आर्च के अंदर लेके 26 नवंबर का मेरा, अगर आप ARY पे देख रहे हैं, मैंने बड़ा वाज़े तौर पर ये ब्रेक कर दिया था कि एक एफिडेविट सबूतों के साथ है। इरफान हाशमी के पास सबूत मौजूद है कि जिसमें उसने
बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये सारा नवाज शरीफ के फ्लैट के ऊपर नवाज शरीफ वगैरह सारे वहां पर सर लेकिन सर इरफान हाशमी साहब की खबर की आज नफी हो गई ना, आज नफी हो गई ओथ कमिश्नर लंदन का बयान जब सामने आ गया। तो देखिए मैं फिर वो क्लियर कर दूं, बयान हल्फी की हैसियत क्या है। यानी एक बयान हल्फी आने वाले दिनों में अपना इसका आ जाएगा चार्ल्स गुथरी का, जिसमें कहा है गवर्नर औजा दरिया रवि का मालिक हूं। इसने ठप्पा लगा के कह दिया कि वाकई मालिक हूं। इसके ठप्पा लगाने से क्या मैं मालिक बन जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तो बात खत्म होगी, अदालतें खत्म कर दे, नोटरी पब्लिक के पास कोई बयान दे उसको सच मान लिया जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। नोटरी पब्लिक की हैसियत कोई नहीं है, सिर्फ उसने देखना है कि एक बंदे ने साइन किया है, दैट्स ऑल। और ये जब तक ये बयान हल्फी किसी अदालत में नहीं जाता, ये तौहीन अदालत इसलिए आपको नजर आ गया कि बदनीति से ये सारा काम किया है और शरीफ खानदान को फायदा देने के लिए। एक जज होते शर्म से डूब बनने का मकाम है राना शमीम का कि भाई मेरिट पे आकर केस लड़े। आज मैं अभी चैलेंज करता हूँ, लाए दिखा दे एहसासे किस तरह वो प्रॉपर्टीज खरीदी है, मनी ड्रिल इनके पास मौजूद नहीं है। ये एक पैरेलल निजाम कायम करके ठीक हो गया बनाना चाहते हैं, जाके मेरिट अजहर साहब मेरे वाकई राना शमीम को इतना ख्याल था, राना शमीम तो बयान हल्फी से मुकर गया। आपको पता है उसने कहा जनाब ये तो मैंने लॉक एंड की में रखा था, मैंने तो नहीं दिया मीडिया को। लेकिन सर मीडिया को जिन्होंने लेकिन दिया सर या तो नोटरी पब्लिक ने दिया सर दूसरा बात है जहां मार्बल आर्ट्स के अंदर साइन मेरे साथ ही लीक किया है। अजहर सिद्दीक साहब, यही नहीं है अजहर साहब याद रखिएगा अहमद नूरानी की वीडियो एफिडेविट जहां पर आसमा जहांगीर के हवाले से यहाँ कॉन्फ्रेंस जो हुई, मुल्क दुश्मनों को यहाँ इकट्ठा किया गया, अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की। तो ये पीछे एक एजेंडा है जो इदारों को और पूरे पाकिस्तानी निजाम को खराब करना। ठीक हो गया अजहर सिद्दीक साहब मेरिट पर जाकर केस लड़े, आप सबूत अजहर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। राना अरशद साहब से मौकफ लेते हैं। राना साहब एक खास एजेंडे के तहत आप चल रहे हैं, इस मुल्क को, अदलिया को, अदारों को बदनाम करने की साजिश अगर नवाज शरीफ एंड फैमिली करे तो मुनासिब नहीं है सर। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम फारूक साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी सच चैनल का, आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ, मज़ाहिया बयानबाजी और हकीकत का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से करना चाहता हूँ, किसी के ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ख़ुद इंसान सोचे कि वो बयान कर क्या रहा है। अल्लाह ताला की रहमत से इत्तेफाक फाउंडी 1937-40 की दहाई में बनी थी और पाकिस्तान बनने से पहले उसका एक वजूद था। और आप देखें कि 1960 और 65 के करीब जब शरीफ फैमिली सियासत में नहीं थी तो उस वक़्त के जो मुल्क के सरबराह थे, जो मैं समझता हूँ फोर्सेस के सरबराह थे, वो विजिट करते थे इत्तेफाक फाउंड्री को। और मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया, वो हुकूमत में आए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कारोबार छोड़ दिया था। और इशू ये है कि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई 2018 को लंदन से जेल आकर गिरफ्तारी देते हैं, मरियम बीबी उनके साथ आती है, लेकिन काफ लीग वाले या इनका वो परवेज मुशर्रफ को तफीक नहीं हुई या वो वकला। मैं हर वकील की इज्जत करता हूँ, लेकिन जब ज़मीर फरोशी की बात होगी, वो हम सियासतदान हों या वकला हों, वो जवाबदेह होते हैं। किसी पर इल्ज़ामात लगाना, मैं समझता हूँ कि ये अजहर साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मुझे बता दें कि खुदा ना खास्ता आज जिस स्टेज पर ये पहुँचे हैं, अल्लाह ने इनको मौका दिया, हम हर आदमी की हद तक और तज़हीक करें, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब रवैया है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, सबाई पंजाब बार के काउंसिल के वकला थे, और वहाँ बैठकर एक बात की जाती है। वहाँ पर गवर्नमेंट का वो फवाद चौधरी तो भाग गया। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ सर, भाग गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ रहा हूँ ने मियां नवाज शरीफ को, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से जिनका तल्लुक था, वो 3 दफा मुल्क के वजीर आज़म रहे, उनको चीफ गेस्ट रखा हुआ था। मैं सब ये कहना ये चाहता हूं सर, उनका रिस्पॉन्ड कर दें। वो ये कह रहे हैं कि आप अदारों को तज़हीक करते हैं, बदनाम करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब करते हैं, हम नहीं करते। हम आप ये देखें कि अदालतों के अहकामात पर अमल करते हैं। 2017 में 2/3 अक्सरियत लेने वाले मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आता है, वो फौरी तौर पर उस फैसले को तस्लीम करते हैं। और आज साकिब निसार साहब, मैं तो उनका इज्जत से नाम लूंगा, साकिब निसार साहब हों या राना शमीम साहब हों, जो चीफ जस्टिस हैं,
وہ گلگت بلتستان کے، اور یہ دونوں جو آپ دے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ رانا شمیم غلط بیان یعنی کر رہا نواز ہے، شریف صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر رانا شمیم صاحب کا بیان غلط ہے تو بالکل نوٹس لینا چاہیے اچھا ٹھیک عدالت ہو کو۔ گیا، اور اگر 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم جیل جا سکتا ہے تو پھر ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا؟ ٹھیک ہو گیا۔ مس اظہر یوسف صدیق صاحب پارٹی نہیں ہونا چاہیے۔ اظہر صدیق صاحب، نواز شریف صاحب کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، رانا شمیم جانے، ثاقب نثار صاحب جانے، ان دونوں کا معاملہ ہے، عدلیہ سیٹل کر دے۔ آپ معاملے کو نواز شریف صاحب کو درمیان میں لے آئے ہیں، نواز شریف صاحب کیسے ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے میں؟ اچھا، میں جو کہ بات ہے نا، وہ کسی نے کہا شاہ سے شاہ کا وفادار بڑا، نواز شریف اور مریم نواز کے آس پاس دیکھیں ہاتھ باندھنے کے لیے، پاؤں چاٹنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، انہیں اتنا نہیں پتا کہ رب کو جان دینی ہے سارے حالات اور سچ بولنا چاہیے۔ اظہر صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط بیانی کرتے ہیں، آپ کو قانون کے دائرے میں رہنا ہوگا۔ ان کا موقف لینے اگر دیں، آپ عزت موقف لینے دیں، کروں گا، ٹھیک، ورنہ میں نہیں عزت کروں گا۔ سر موقف لینے دیں۔ آپ جوتے پالش کرتے ہیں۔ شارویز گردری کو نہیں بلایا ہے وقار نے اور ناصر بٹ نے، ٹیلی فون کا ڈیٹا ریکارڈ کر لیں۔ آج میں نے وہاں سے، اس کے علاوہ آس پاس سی سی ٹی وی کی فوٹیج کے کیمرے موجود ہیں، کون کون لایا گیا۔ یعنی ایک بندے نے اگر بیان دینا ہے تو بھائی پاکستان میں جائے، اگر ایفیڈیوٹ دینا ہے عدالتوں میں جائے، وہ لنڈن میں کیا کرنے گیا؟ سر وہ ٹھیک ہے، سر وہ ٹھیک ہے، سر ان کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں، ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھائی لینا دینا کیسے نہیں ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بھائی جب نواز شریف اپنے دفتر میں بیٹھ کے ایفیڈیوٹ خود تیار کروا کے، ایفیڈیوٹ رانا شمیم نے بھی تیار نہیں کیا ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایفیڈیوٹ انہوں نے بیٹھ کر بنا کے دیا، وہیں پر ایفیڈیوٹ وہ بنا کر دستخط کیے۔ ایون تو رانا شمیم کو تو پہلے دن پتہ ہی نہیں تھا ایفیڈیوٹ کا، وہ ایفیڈیوٹ جب آیا پڑھا پھر اسے پتا چلا اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ وہی ایفیڈیوٹ ہے۔ اور ایفیڈیوٹ دوسرے یہ کس لیے لیا گیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ان کی وہاں پر امیگریشن فرسٹ ایئر ٹرائبیونل کے سامنے جو ویزا کے حوالے سے بات چل رہی ہے، وہاں استعمال کر رہا تھا، کیس تو بن نہیں جاتا۔ میڈیکل گراؤنڈ پہ تو انہیں ویزا ملا نہیں، نہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر انہیں اجازت میں علاج کرانے کے لیے لے کر گئے، لیکن انہیں بنیادی طور پر کسی اسپتال میں نہیں گئے، کوئی علاج نہیں کرایا، اور آج کہتے ہیں میں ہیرو بن کے پاکستان۔ او بھائی جا کے پہلے علاج تو کروا لو اپنا، سر وہ اظہر صاحب بھی بیٹھ کر اظہر صاحب پاکستان کی درد کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی ہم جانے عدالتیں جانے، آپ اپنا بیان دے رہے صدیق صاحب، آپ تو نہ فراہم کریں ہمارے لیے، اچھا آپ عدالتوں میں جواب دیں ہیں، ہم آپ کو جواب دیں نہیں، آپ کے جھوٹے بیان کو ہم جواب دیں۔ اچھا ایک سیکنڈ، اظہر صاحب، رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ کم از کم آپ تو ظلم نہ کریں، دنیا نے ہم سے ظلم کیا، آپ بھی ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کم از کم آپ تو اپنا موقف جانبدار موقف نہ اپنائیں، غیر جانبدار موقف اپنائیں، یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب آپ کو۔ وہ دیکھیں، میں پھر وہی بات بتاتا ہوں نا، وہ وہاں وکیل بٹھاتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے نا، وہ آپ ایک سیاسی کارکن بٹھا لیتے ہیں، یہ بھی پچھلے دنوں یہ لندن یاترا کر کے آئے ہوئے ہیں، وہیں گئے ہوئے تھے۔ اظہر صاحب آپ اتنے جھوٹ کو نہیں بولتا، سیاستدان اتنے جھوٹ نہیں بولتا جتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے رب کو جان نہیں دینی، آپ نے جھوٹوں کو جواب دینی ہے۔ لگا دیا لوگوں سے لڑنے کے لیے، وہ بھائی سچ بولے، سچ بڑے لیڈر اس کو سر جی الحمدللہ اظہر صدیق، میں سچ بول رہا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، آپ نے کہیں سے تنخواہ لینی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ رانا صاحب، آخر میں اظہر صاحب ٹھیک ہو گیا، انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، ہم بیٹھے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، پاکستان کو ڈیفینڈ کرو، اسٹیٹسمین بنو، بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا موقف آ گیا، سر آپ کا موقف آ گیا۔ رانا صاحب آخر کے اندر سر کیوں، یہ بریک پہ جانا ہے پھر مجھے، کیوں سر نواز شریف صاحب کے کو جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر، چونکہ وہ بینیفیشری ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ سارے معاملے کو خود سے ٹیک اپ کر کیے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ جیل بھگتی ہے، کورٹ نے بیل لی، عدالتوں نے بیل لی، میرٹ پر بیل لی، اور عدالت اور گورنمنٹ کی ریکمینڈیشن پر، بورڈ کی ریکمینڈیشن پر وہ علاج کے لیے گئے ہیں، جب ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے وہ واپس آ جائیں گے۔ اظہر صدیق صاحب کے میں اس کے اوپر میں اس سے پوچھتا ہوں اور یہ جھوٹ نواز شریف صاحب واپس کب آئیں گے؟ اگر انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے
तो ये फिर बात आप पूछें करें इनसे वो कब अगर आ रहे हैं राणा वापस? शमीम वो वापस कब आएंगे? राणा इनसे शमीम ये साहब पूछे कब वापस आ रहे हैं हाथ मिलाने के लिए? और चले, हम साकिब भी निसार ऑफर करते साहब हैं, जवाब टिकट दें आप देते हैं उनको। इनकी वरना जबान क्यों पाकिस्तानी सड़ती है जनता साकिब पार्टी निसार का के नाम लेते उनका हैं यहाँ ये रहने नहीं का- लेंगे रहने का- ये डबल तनख्वाहें अच्छा लेते अच्छा हैं सर कुछ साबित करें ना, अब तब तो वो नाम भी लें, ऐसे कैसे नाम ले लें वो? जब मियां साकिब निसार कह रहा था कि भाई इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की बेल नहीं होने देनी, तो ये साबित हुआ ना। और उसके बाद साकिब सर निसार वो आए कैसे कोर्ट साबित में। हुआ? अभी साबित होगा वो, ऐसे साबित- पहले कैसे साबित हो गया? उस सर वीडियो का दोनों सर उसका भी हो फ्रांसिक गया। वो तो एआरवाई ने भी करवाया, भाई वो गलत हो गया। ARY ने कराया, गवर्नमेंट करा ले या सरकारी जो स्पोक पर्सन है सबूत देने अगर वो साउंड सिस्टम वीडियो का फ्रांसिक करा ले, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के खड़े हैं। अच्छा और अच्छा अगर ठीक हो गया। हुकूमत भाग रही अच्छा है, अजहर साहब हुकूमत भाग रही है। अजहर साहब अच्छा एक सेकंड आखिर के अंदर अजहर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, अजहर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर मुझे आखिर के अंदर सिर्फ इतना बता दें कि अगर साकिब निसार साहब मुबैना तौर पर वो ऑडियो ठीक है उनकी, तो उसका गवर्नमेंट की सतह के ऊपर तहकीकात करवाने में क्या हर्ज है? अच्छा देखिए, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं आपको, तरीकाकार यही है, अदालती जो मुरवजा तरीकाकार है कि आपके पास ट्रायल में पूरा मौका था, अपील में जाए ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील लगी हुई है, उस अपील में जाकर एविडेंस दे रहे हैं आपको, या रोका है किसी ने? मरियम नवाज बातें तो बड़ी करती थी, वो जाओ जाकर वहां फाइल करो। ठीक हो गया सर, आपका मौका आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है। फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक। कौम को गुमराह कर रहे हैं, आप बुनियादी तौर पर देखिए, भाई, आप दावों झूठ को तो आप कमजोर बोलते कर रहे हैं। हैं। वो जाए आप जाकर बुकला अदालतों के में साथ दे दें, मुंह पर एविडेंस दें आप। कलंक का टीका है, झूठ ठीक हो गया बोलते सर, हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। सर बिल्कुल ठीक, हो गई, बिल्कुल फोरेंसिक ठीक है। उसका करवा लिया गया, उसमें आवाज का तोड़ना मरोड़ना, बल्कि आपके चैनल में सहाफियों ने यह साबित कर दिया कि वो एक गैदरिंग की थी और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ यही है कि अपने आप को साबित करना। भाई फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर मैं मान भी लूं तो भाई को सबूत तो दे जाकर, ठीक हो गया। ट्रायल में जाकर वो एविडेंस तो दे कि सर- ये आपके जराए, इस तरह आपने जदादे खरीदी, इस तरह पूरा देखिए क्या है। असलान साहब 126 दिन पनामा की हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, मामला गया जेआईडी के पास, जेआईडी ने 60 दिन की हियरिंग की, 60 दिन में सबूत मांगते रहे इनसे, फिर मामला आया दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने, 6 दिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा वो ले आओ, वहां ले आए कतरी खत, उसके बाद फिर उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुई कि आपने अच्छा ये कहते रहते हैं जनाब कामा में ओ भाई मिस डिक्लेरेशन है, बिल्कुल ठीक है। अजहर साहब आपका मौका आ गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो फिर हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज बरसी भी है और दीगर मामलात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन, मुझे डॉक्टर शाहीना और फ़ायज़ा मलिक साहिबा ने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा मलिक साहिबा, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में टाइम दिया। राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा इस ब्रेक का। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक बार बार ये बात की जा रही है कि वो जी वो मुल्क में वापस आ रहे हैं, हुकूमत भी चाहती है कि वो वापस आ जाएं, हुकूमत तो उनको वीज़ा और टिकट भी देने के लिए तैयार है, आप भी चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, वापस आने में रुकावट क्या है? कौन नहीं आने दे रहा उनको? इस्लाम फरूख साहब, इशू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, और जब देखो जी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हर पार्टी की अपनी अपनी लीडरशिप से एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। ठीक। मैं समझता हूँ कि जिस हालत में वो गए थे या जिस हालत से जेल से सरसद हॉस्पिटल शिफ्ट हुए थे, और जो डॉक्टर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेंबर जो वहाँ रिपोर्ट थी, वो तो तमाम सरकारी अफीसर हैं। ठीक, वो सर वो सारी बातें ठीक है, वो अल्लाह ने सेहत दे दी उनको, अब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, आप भी उनको मिलकर आए हैं, बज़ाहिर देखने में भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान आने में हम रुकावट क्या है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, उनका प्रॉपर वो इलाज भी करा रहे हैं और बिल्कुल वो पॉलिटिकल मीटिंग्स को भी अटेंड करते हैं और छुप के नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल चीज़ों को देख रहे हैं। आपकी भी मीटिंग हुई है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मीटिंग हुई थी, मैं भी गया था, और वो तमाम चीज़ें जो आप और मैं यहाँ डिस्कस करते हैं वो वहाँ पर भी वही डिस्कस कर रहे थे, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत। एक तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो वहाँ पर एम्बेसी में रेगुलर जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है जमा करवाते हैं, और जब डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर देंगे कि वो सफ़र करने के काबिल और वो जा सकते हैं तो वो आ जाएंगे। मैं फ़ायज़ा मलिक साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह
مریم نوازی صاحب یہاں پر ہیں, میاں شباشی صاحب یہاں پر ہیں, سر یہ آپ کے لیے ایشو نہیں ہے نا, آپ خود کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ہائپ ہوگی, مومنٹم کریٹ ہو جائے گا. میں آتا ہوں اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرتا ہوں. فائزہ ملک صاحبہ, ایک تو اس پہ کمنٹ کریں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے میں کون سی بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پا رہے. دوسرا, آج 27 دسمبر ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی آج 14ویں برسی ہے. اس موقع کے اوپر سب سے پہلے تو ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اور میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جس طرح جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہی تھی, جمہوریت کو پرمان چڑھانے کے لیے وہ کام کر رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قیادت کے جو بیانات ہیں اب اس وقت, جس میں پرٹیکولرلی زرداری صاحب کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ہم نے کہا ہے کہ پہلے نواز شریف کو فارغ کرو اور پھر اس کے بعد ہم سے بات کرو. تو یہ اس پٹری کے اوپر زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو چڑھایا, بینظیر صاحبہ کا تو موٹیو کچھ اور تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پہلا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس کیوں نہیں آ رہے, کیا رکاوٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ رکاوٹ جیسے کہ بھائی میرے کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے ان کو الاؤ نہیں کر رہی ٹریول کے لیے. صحت ٹھیک ہونے کے بعد ان کو آنا چاہیے. یہ بار بار ہمارا بھی مطالبہ رہا, عوام کا بھی ہے, اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایک قیادت یہاں کچھ موجود بھی ہے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کا ملک میں ہونا جو ہے وہ موجود ہے. اور جب لیڈرشپ ملک میں نہیں ہوتی تو پارٹی کی جو دوسری قیادت ہوتی ہے سیکنڈ نمبر کی, اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا, میرا خیال ہے اس میں افیکٹو رول نہیں رہتا. کہ قیادت کا ملک میں رہنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور قیادت ملک میں رہ کے جب کرائسس کو فیس کرتی ہے تو آپ کا جو ورکر ہوتا ہے اس کا morale ہائی ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہاں ڈیفرنس آتا ہے. آصف علی زرداری صاحب اپنی تمام تر طبیعت کی خرابی کے باوجود کبھی ملک سے باہر نہیں گئے, اس لیے کہ وہ ہمارے بیچ رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ڈاؤن نہ ہوں. لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن اور بھی ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, پاسپورٹ عدالت کے اندر جمع ہے. مجھے ڈاکٹر شاہینہ کے پاس بھی جانا ہے, پھر میں بینظیر صاحبہ والا بھی سوال کرتا ہوں. فائزہ ملک صاحبہ, قیادت یہاں پر موجود ہوگی تو رول پلے کرے گی. زرداری صاحب اس لیے نہیں جا پا رہے کیونکہ ان کا پاسپورٹ عدالت کے اندر جمع ہے. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن جو بینظیر صاحبہ سے متعلقہ جمہوریت کا سوال تھا اس کو رسپونڈ کر دیں, پھر مجھے ڈاکٹر شاہینہ کے پاس جانا. دیکھیں جو محترمہ کی بات ہے, ظاہر ہے محترمہ جن معروضی حالات کے ساتھ سیاست کر رہی تھی ان حالات میں اور آج کے زمینی حالات جو ہیں ان میں بہت فرق ہے. پارٹی کی پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے, لیکن جو حالات و واقعات آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, جو سیاسی ماحول ہوتا ہے یا ملکی حالات ہوتے ہیں, ان کے مطابق لیڈرشپ نے چلنا ہوتا ہے. اس وقت تو انہوں نے ضیاء کا مقابلہ کیا, مشرف کا مقابلہ بالکل کیا. وہ آج تو کوئی ڈکٹیٹرز کا ڈکٹیٹر نہیں ہے. دیکھیں اب ڈکٹیٹرز نہیں ہیں, لیکن جو اس وقت بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی انہوں نے بالکل بات نہیں کی. ان کا بیان ہے, ایگزیکٹلی بیان میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا. میری منتیں کی جا رہی ہیں, میں کہتا ہوں پہلے اس کو فارغ کرو پھر ہم سے بات کرو, یہ بیان ہے ان کا. دیکھیں اس بیان کو آپ جیسے مرضی لے لیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست میں موجود نہ ہوتے یا ان کی موجودگی محترمہ کی شہادت کے بعد نہ ہوتی تو اس ملک کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا, کیا نقشہ ہوتا. آج جو ملکی سلامتی ہے, جو آپس میں مفاہمت ہے, بات چیت ہے, ایک رواداری ہے, یہ میں ان کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے اس ملک میں ایک رواداری کی سیاست کا وہ ڈالا ہے, روایت ڈالی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں ان کو ہم پاکستان کے لیے ریزالو کریں. اچھا, مجھے ڈاکٹر شاہینہ کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر شاہینہ صاحبہ, ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں نواز شریف صاحب ایک بار پھر سے مین پلیئر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں. آپ لوگوں کی جماعت کے پاس نواز شریف اینڈ فیملی کے علاوہ ڈسکس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, جبکہ ملک کے مسائل اتنے زیادہ ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. آپ لوگ نواز شریف صاحب سے باہر نکل کر عام آدمی کے مسائل پر توجہ کب دیں گے؟ وہ نواز شریف صاحب باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں انہوں نے بہت لمبے عرصے تک حکومتیں کر لی اور ان کی پرفارمنس عوام نے دیکھ لی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو عوام میں پذیرائی کیوں نہیں ملتی. اس لیے نہیں ملتی کہ ان کی پرفارمنس تو دیکھی جا چکی ہے.
अगर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी महंगाई की वजह से उस पर क्वेश्चन मार्क लगता भी है तो फिर भी अवाम हमारी तरफ ही देख रही है। नहीं, अवाम में पजीराई से आपकी क्या मुराद है? आपने KPK का हाल देख लिया, आपने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का हाल देख लिया, सब में तो ऑलमोस्ट सब में तो नून लीग जीत रही है, या KPK के अंदर ओपोजिशन की जमातें जीती हैं, JUIF जीती है। हमारे वोट सबसे ज्यादा हैं, हम सेकंड नंबर पे पार्टी हैं, और हमारे अभी जो छोटी नशिस्तों के आ रहे हैं, विलेज काउंसिल वगैरह के, नेबरहुड काउंसिल्स के, उनकी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारी फेवर में ज्यादा आ रहे हैं, और ऐसा कोई होपलेस रिजल्ट वहाँ नहीं है। तो ये तो एक तूफान खड़ा करती है ना अपोजिशन फौरन इस बात के ऊपर। तो हमारा रिजल्ट हमारे ख्याल से, जो हमारी जितनी बड़ी हमने गलतियां की हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, जो कुछ खराबियां थी, या हमने टिकटों की तकसीम में कोई हमारी कुछ गड़बड़ हुई, जो हम लोग देखो वो लोग हैं जो तस्लीम करते हैं अपनी, अगर कोई गलती होती है हम उसको मानते हैं, क्योंकि जब मानेंगे तो हम उसकी इस्लाह करेंगे। और हम ये मानते हैं कि महंगाई है, उसकी कंट्रोल की हम पूरी दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो हमारे लॉन्ग टर्म हमारे काम है ना, वो अवाम को पता है। अब KPK से शुरू कर लें, वहाँ पे जो खतीब को आपने 8,000 तनख्वाह शुरू की थी मस्जिद के खतीब के लिए, अब वो 21,000 हो गई है। हमने जो वहाँ पे आपकी बल्दियाती इस्लाहात थी वो करके हमने इलेक्शन करवा दिए। हमने ये नहीं देखा हमारे लिए क्या रिजल्ट आएगा, हमने एक लॉन्ग टर्म अपनी अवाम के फायदे की बात सोची। पुलिस रिफॉर्म्स, वहाँ पे अवाम इतनी खुश है पुलिस रिफॉर्म से, और पुलिस ने, मैं सलाम पेश करती हूँ। तो पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है? पंजाब में भी डिलीवर कर दें। आप ये देखिए कि पंजाब की आवाम को भी आपकी जरूरत है। पंजाब में चूंकि माफियाज की बहुत अरसे से हुकूमत थी, माफियाज की बहुत रूट्स थी उसके अंदर, और वो पुलिस भी उनके जेर असर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी। मतलब मैं तो फ्रैंकली ये बात करूंगी, मेरी भले ये पार्टी पॉलिसी ना हो कि मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलूं, लेकिन मैं पर्सनली अब देख चुकी हूँ, 3 साल से मैं MP हूँ, कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के। तो इसीलिए वो उन सियासतदानों को प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं, पहले वो बेनिफिशियरी थे, अब आप बेनिफिशियरी हैं मैम। अगर ब्यूरोक्रेसी से आप काम नहीं ले पा रहे, इसका ये मतलब तो नहीं है कि पंजाब के अंदर, सुने नहीं डॉक्टर साहब, इसका ये मतलब तो नहीं है कि पंजाब के अंदर अगर 10,000 ब्यूरोक्रेट है तो वो 10 का 10,000 नून लीग या पीपल्स पार्टी ने भर्ती किया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर अच्छे लोग भी हैं, बट आप ये देखो कि जब एक सिस्टम में मेजोरिटी की बात होती है ना, फिर अगर मेजोरिटी जो है उसको इस बात की फिक्र है कि कल को अगर ये इनकी रूट्स मजबूत हो गई तो ये फिर, जो सच्ची बात है, अगर PTI अगली दफा इंशाल्लाह हुकूमत में आती है और इंशाल्लाह आएगी, तो इसने आके जो ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज्यादा मराहत है उनको कम करना है। इसने गरीब अवाम के लिए और बड़े बड़े इकदाम करने हैं। तो इंशाल्लाह जब हम वो सब उनको नजर आ रहा है, तो वो अरसलान, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई कि ब्यूरोक्रेसी का क्या ताल्लुक है आवाम को रिलीफ देने से। उन्होंने एडमिट किया है कि हम ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले पा रहे। नहीं, ब्यूरोक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप पंजाब में या मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं, उन बहरानों का ब्यूरोक्रेसी से क्या ताल्लुक है? ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं है, पॉलिटिकल क़यादत ने उनसे काम लेना है। देखें एक बात, बिजली का बहरान का ब्यूरोक्रेसी से क्या ताल्लुक है, गैस के बहरान का क्या ताल्लुक है उससे? ये सारी आपकी नाइली की वजह से है ना। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेन प्लेयर है सारे सिस्टम की, उनसे काम पॉलिटिशियंस ने लेना होता है। अगर असल में तो दस्तखत प्राइस कंट्रोल कमेटियों के चेयरमैन इनके MPA लगे हुए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उनके चेयरमैन इनके हैं, ठीक है। तो और काम नहीं ले पा रहे ना, अपने चेयरमैनों से भी अगर काम नहीं ले पा रहे तो पॉलिटिकल क़यादत ने काम लेना होता है बुनियादी तौर पर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्होंने इस तरह के काम किए हुए हैं कि जैसे बारूदी सुरंगें हर डिपार्टमेंट में लगी हुई हैं। अच्छा, गैस के बहरान को ले लीजिए। तो मैम हमने आपको पाकिस्तान इसीलिए तो दिया था, तो आपने इसको नया बना दें, तो देखिए इसके मसाइल को हल कर दें। हटेंगी ना, उसके बाद ही वो उनको हम साफ कर सकेंगे ना। अरसलान साहब, मुझे देखें, मैं थोड़ी अपनी बहन को बताऊं कि मैं 3 दफा पंजाब असेंबली का हिस्सा रही, और ब्यूरोक्रेसी पंजाब में पीपल्स पार्टी की कभी भी हुकूमत नहीं रही, नून लीग की रही है या काफ लीग की। तो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना पार्लियामेंटेरियंस का काम है। उन्हें उनकी खुशामद करने के बजाय उनसे आप काम लेना चाहिए, और उन्हें पता हो कि हमें काम करने वाला कौन है। ठीक हो गया, तो वो काम करते। ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं राना साहब फिर आता हूँ आपके पास, एक ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इनसे कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। राना अरशद साहब, सर 2 गुजारिशें आपसे। पहली गुजारिश ये है कि इस मुल्क में जो आपकी सेकंड लेयर की क़यादत है, कम से कम उसको तो बता दें कि वो अपने बयानात को दुरुस्त कर ले कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी क्या अपनानी है।
नवाज शरीफ साहब के हवाले से पार्टी पॉलिसी क्या होगी, इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर आप लोगों ने क्या पार्टी पॉलिसी अपनानी है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ कह रहे होते हैं, हसन इकबाल साहब कुछ कह रहे होते हैं, साद रफीक साहब कुछ कह रहे हैं और हमजा साहब कुछ और कह रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर के भी, उनकी बीमारी के मामलात को लेकर के भी, और आगे क़यादत में कौन मुंतखब होगा, इन बयानात को लेकर के भी एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मसला है कि ब्यूरोक्रेसी से काम लेने में, ये इसके ऊपर आप कमेंट करें, ब्यूरोक्रेसी कितना अहम रोल प्ले करती है पॉलिटिकल क़यादत को कामयाब और नाकाम करवाने में? इस्लाम साहब बात बड़ी सीधी है, आप सिर्फ ज़रूर सुने कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सुपरविजन में शबाशी साहब सदर हैं, मुस्लिम लीग के मरकज़ी, शाहिद खाकान अब्बासी SVP हैं, हसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसी तरह मरियम बीबी और हमजा शहबाज नायब सदूर हैं, और राना सनाउल्लाह सूबाई सदर हैं। पार्टी की जो पॉलिसी होती है वही डिस्कस की जाती है, और स्पोक पर्सन जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। दूसरी बात मैं करूँगा कि आज की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का दिन है। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन थी, और जब ये सडनली मिसहैप होता है, और क्योंकि मोहतरमा का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा था जो पहले से अरेंज था, और जलसा माशाल्लाह ख़त्म करके वो निकल रहे थे, और उनके साथ गालिबन नहीद खान साहब और रहमान मलिक साहब और बाबर अब्बास साहब बैठे हुए थे। जब ये वकूआ होता है तो क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी उसी दिन रावलपिंडी का ही रैली का रूट था, और हमारी रैली पर भी फायरिंग होती है तो 2 कारकुन शहीद होते हैं। लेकिन जब मियाँ साहब पूछ रहे थे कि मोहतरमा का जलसा कैसा रहा, तो मीनवाइल उसी फौरी तौर पर रिपोर्ट मिली कि फायरिंग हुई है। फिर मियाँ साहब अपनी कैंपेन को छोड़कर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो बेनज़ीर साहबा शहीद हो चुकी थी। मैं समझता हूँ कि वो एक दर्दनाक दिन था। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हेड थी, और मैं समझता हूँ कि उनका जो असासा है वो कारकुन होते हैं। और मैं ये अर्ज ज़रूर करूँगा, हम और पार्टी आपस में उलझते रहे, लेकिन हमने सबक सीखा, और मसाक़े जमहूरियत पर हमने सिग्नेचर किए, और मैं समझता हूँ कि ये उसी की कंटिन्यूटी है कि 2008 से 2013 तक पार्टी ने गवर्नमेंट पूरी की, और 2013 से 2008 तक 18 तक हमने भी की। इशू ये है कि आज जो पंजाब में गवर्नमेंट है, उस्मान बुज़दार साहब मेरे भाई हैं, मैं पिछली शबाशी साहब की कबीना का हिस्सा था, मैं पंजाब असम्बली का चीफ व्हिप था, और उस्मान बुज़दार साहब हमारे टिकट होल्डर थे डेरा गाजी खान से, और वो इलेक्शन लूज कर गए थे। तो वो 2018 तक मई को गवर्नमेंट खत्म होती है, तो वो जून के कुछ दिन भी हमारी पार्टी का हिस्सा रहे। अब वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट होते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि PTI की 23 साल की कारकर्दगी जो है, अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर उनका चीफ मिनिस्टर होता तो रिजल्ट और होता, क्योंकि 23 साल की मेहनत के बाद उनको कोई कैंडिडेट शायद ना मिला हो, तो वो उस्मान बुज़दार जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उतर गया, उसको वज़ीर आला लगा दिया। और उसी तरह जो गवर्नर है वो भी हमारा हिस्सा थे, हमारी पार्टी में थे, चौधरी सरवर साहब, वो गवर्नर लगे हुए हैं। आज पंजाब का जो फेलियर है, DMG ग्रुप मैं समझता हूँ स्टेट के मुलाजिम होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो मुलाजिम नहीं होते। आज अगर FIA शबाशी पर मुकदमा तो दर्ज कर रहे हैं, लेकिन वही चीनी माफिया जो है वो जहांगीर तरीन साहब भी NRO लेके चले गए, और चीनी जो 60 या 70 रुपए करनी थी वो आज भी 120 रुपए किलो है। जब आप 7-7 IG तब्दील करेंगे, 6-6 आप चीफ सेक्रेटरी तब्दील करेंगे, 5-5 7-7 दफ़ा हर महकमे का सेक्रेटरी तब्दील करेंगे, कभी आप पासपतन का DPO तब्दील करेंगे, कभी आप लाहौर का CCP तब्दील करेंगे, तो जब हर एक की ख्वाहिशात होगी, तो मैं समझता हूँ कि DMG को वो जैसे टाइगर फोर्स नहीं पॉलिटिकल पार्टी की, उस तरह पर ट्रीट किया जा रहा है। जो पंजाब पुलिस की बात होती थी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा। एक्शन तो है नहीं। सवाल ये है आपसे, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये जो डिलीवर नहीं कर पा रहे उसके पीछे वो कहते हैं कि आपके बिठाए हुए ब्यूरोक्रेट हैं और वो माफिया है जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही। एग्रीड। तो इनके पास अगर गवर्नमेंट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो उसके पास पूरा तभी तो उनको 7-7 IG तब्दील करने पड़ते हैं, 5-5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपके बिठाए हुए लोग हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उनकी मजबूरियां आपने बनाई हुई हैं। जब मेजर सुलेमान आजम हमारा सेक्रेटरी दाखिला पंजाब था तो वो बहुत बुरा था। जब उसको आप पाकिस्तान का इंटीरियर सेक्रेटरी भर्ती करते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि DMG ग्रुप जो है, अगर वही ऑफिसर जो हमारे साथ है तो वो डिलीवर करते हैं, आज क्यों नहीं करते? पॉलिटिकल लीडरशिप में वो विल होनी चाहिए, बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होता नजर आना चाहिए। फायजा मलिक साहबा,
नून लीग ये समझती है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल इस वक्त आम इंतखाबात के अंदर है। इनकी सीनियर लीडरशिप भी ये बयानात दे रही है, जरदारी साहब भी कुछ इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो कि मोहतरमा की बरसी के हवाले से जो जरदारी साहब का आया, उसमें मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने रखूँ, फिर उस पर कमेंट कीजिएगा कि मुल्क ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार है, खारजा अमूर ज़बूह अली का शिकार है, इस मुल्क की आज़ादी, वकार, खुददारी और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इस सारे सिनेरियो के अंदर मुल्क इतने ज़बूह अली का शिकार है, तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर एक जद्दोजहद करके इस मुल्क को इस परेशानी से निकालने में क्या हर्ज था? देखिए, ज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं और पीडीएम जो है, अगर उसके ऊपर नई सियासी जमातें इकट्ठी हो सकें तो इंटरनल इश्यूज को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते कि वो क्या ऐसी एक शौकास की बुनियाद पर पीपी अलग हुई थी ना। नहीं, अब नहीं, सवाल ये है कि एक शौकास इतना अहम था, इस मुल्क के मसाइल जिनको आप लोग बयान कर रहे हैं कि इस मुल्क की खुददारी जो है वो दांव पर लगी हुई है, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा पेशरफ भी पीपल्स पार्टी की तरफ से होती है सियासी जमातों को इकट्ठा करने की। जरूरत अब इस बात की है कि अगर क्राइसिस से निकलना है, और जो कि हमारा ये है कि 5 साल हुकूमत पूरा करे, लेकिन जिस तरह के क्राइसिस मुल्क में इस वक्त हैं, माशी भी और दूसरी तरह से भी, तो मैं समझती हूँ कि ये हालात नज़र नहीं आते। मेरा आपसे यही है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर इकट्ठे होते तो मौलाना भी जिस तरह फरमाते हैं कि अब तक कम से कम हुकूमत घर जा चुकी होती और नए इंतखाबात हो चुके होते। अब मैं ये नहीं कह सकती कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे क्यों इकट्ठे नहीं रहे, इंटरनल ऐसा क्या वो था कि जिसकी वजह से सब अलग हुए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फोर्स दोबारा भी इकट्ठे हो सकते हैं। सियासी जमातें जो हैं वो तबादला ख्याल भी करते हैं, बातचीत भी करती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, गिले शिकवे दूर करके दोबारा भी यूनियन हो सकती है, रीस्ट्रेंथ हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क को बचाने के लिए क्या एफर्ट डालते हैं और हम अपने मुल्क को किस तरह से बहरानों से निकालने की कोशिश करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है। जब भी पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए ओपोजिशन एक जगह जमा तो हो, कम से कम यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। एक जगह जमा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर जमा नहीं रोकता कौन है? रोकता जो रोकने वाले हैं, जो नहीं इमरान खान साहब कहते हैं, उनकी जमात के लोग कहते हैं कि जनाब उनको ओपोजिशन जो है वो ऐसी मिली ही नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कम से कम हार्ड डिसीजंस ले सके। वो आपकी ओपोजिशन की वजह से वो मजबूत है। अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है और हमारे अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात करूं तो जितनी स्ट्रांगली उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन का लीडर का रोल अदा किया है, अभी तक किसी भी अपोजिशन लीडर ने नहीं किया। पंजाब के अंदर देख लें, पंजाब के अंदर अपोजिशन किधर है, अपोजिशन लीडर कहाँ है, उनका क्या किरदार है। बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आपको डिबेट करना चाहिए इश्यूज़ को, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत से जवाबदेही करनी चाहिए कि आप आवाम के रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। जब आप पार्लियामेंट में सवाल नहीं करते और पार्लियामेंट से बाहर आप सवाल करने की बात करते हैं, मिनी बजट आ रहे हैं ये, तो वो एक उस मिनी बजट को किस तरह से रोकेंगे आप? उससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। आईएमएफ की शराइत के ऊपर मिनी बजट आ रहा है। मिनी बजट लाना है, उन्होंने हर वो चीज करनी है जो आईएमएफ ने कहनी है। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। हर वो काम किया है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये काम करती है, मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर शाहीना, 2 सवाल आते हैं आपसे। एक तो आईएमएफ के पास आप लोग जा रहे हैं, जा चुके हैं, जिसकी वजह से एक मिनी बजट आ रहा है, नया महंगाई का तूफान आएगा। एक सब उसको रिस्पॉन्ड कर दें। आगे ही आप खुद एडमिट करते हैं कि महंगाई की वजह से आवाम ने आपको जो वोट नहीं पड़ रहे, वो इसकी एक वजह महंगाई है। दूसरा, ये शेख रशीद साहब ने जो कल बयान दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था। उन्होंने कहा जी ये किसने कहा है कि हमारे अदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर के ऊपर है, और वो कोई 1-2 माह की पॉलिसी नहीं बनाते, 20-20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। अदारों को घसीटना और अदारों के साथ ताल्लुकात की बहाली की बुनियाद पर हुकूमत का कायम रखना, इस तरह के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये रिस्पॉन्ड कर दूं, जो इन्होंने फरमाया कि बार बार चेंज हो रही हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स या हमारी पुलिस के लोग। तो देखें, एक विनिंग टीम बनाने के लिए आपको चेंजेस लानी पड़ती हैं, तो वो एक विनिंग टीम की कोशिश थी।
اور اس کے ساتھ جو شیخ رشید صاحب کا بیان ہے وہ بالکل درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئینی طور پر اس کا فرض ہے کہ وہ ایک جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کا وہ ساتھ دے گی، وہ کیوں نہیں دے گی. اور کوئی ایسی ملک میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جس کے لیے ہم کہیں کہ کوئی اتنے بڑے بحران آ گیا کہ جس کے لیے کوئی غیر آئینی فیصلہ کرنا پڑے. یہ صرف ان لوگوں نے پیالی میں طوفان اٹھایا ہوا ہے. اور آپ اپوزیشن کا دیکھیں، ان کے پاس نہ مورل ہائی گراؤنڈز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے. یہ صرف جلسہ کھیلتے ہیں اور یہ صرف تقریریں کر سکتے ہیں یا ٹی وی کھیلتے ہیں. تو آپ دیکھیں اسی لیے تو ہم ان کے ساتھ نہیں آ رہے نا. اور دوسرا ان کے پاس کوئی مورل ہائی گراؤنڈ بھی نہیں ہے. اب مہنگائی پر میں رسپونڈ کرنا چاہوں گی. میں آتا ہوں آپ کے پاس، پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ والے معاملے کا جواب دے دیں. یہ تاثر نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تاثر کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے جو ہے وہ سر کے اوپر ہاتھ ہے، ساتھ نہیں ہوتی کسی کے بھی. وہ ایک آئینی ذمہ داری اپنے نبھا رہی ہوتی ہے، وہ نبھا رہی ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ بیان بتاتا ہوں. ہمارے سر سے ہاتھ نہیں اٹھا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ان کی پالیسیاں 20 دن نہیں 20 سال کے لیے ہوتی ہیں. عمران کہیں نہیں جا رہا. نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں ویزا جاری ہوگا. ٹکٹ کے پیسے اپنی جیب سے ادا کریں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر سے ہاتھ نہ اٹھنا، یہ اداروں کو پھر کون گھسیٹ کے لا رہا ہے سیاسی معاملات؟ آپ دیکھیے جب یہ لوگ بات کریں گے، پہلے ان لوگوں نے بات کی نا، آپ نے زرداری صاحب کا بیان بھی سنایا، آپ نے باقی وہ جو خوش ہو کر آئے ہیں صادق صاحب، ایاز صادق صاحب، وہ سارے کیا جسچر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. تو پھر شیخ رشید صاحب تو پھر سیاسی کھلاڑی ہے، وہ اپنا سیاسی داؤ پیچ کیوں نہیں کھیلے گا؟ یہ ایک سیاسی داؤ پیچ ہے جو ایک عام عوام کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. مہنگائی والے کو رسپونڈ کریں. میں آتا ہوں. اچھا، آئی ایم ایف کے معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ساری بارودی سرنگیں، میں نے بتایا نا، جو یہ بچھو کر چلے گئے تھے، اتنے بڑے بڑے قرضے اور گیس، انہوں نے اتنے زیادہ گیس کنیکشن دے دیے سیاسی طور پہ کہ گیس تو اب بلکہ میں ایک دفعہ ان سے مل رہی تھی، ان کے جو ایم ڈی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ملک میں تو ظلم کیا گیا کہ کسی بھی ملک کے اندر ہمارے سے زیادہ گیس ہے قطر کے پاس یا باقی ملکوں کے پاس. انہوں نے ٹیوبز میں گیس نہیں دی کسی کو بھی، پائپس میں نہیں دی ہے، لیکن ہم نے اپنی قوم کو دی. اور پھر سیاسی کنیکشن ہم نے بغیر دیکھے بھالے کہ کتنا ہمارے پاس ہے، ہم نے وہ دے دیے. اب ہم اس کو کوپ نہیں کر سک رہے، اب نہ ہم کر سک رہے نہ کوئی اور کر سکے گا. اور الٹیمیٹلی ہم نے آپ نے تو نئے معاہدے کرنے تھے، نئے معاہدے کریں، باہر سے منگوائیں. سستی گیس مل رہی تھی، کورونا کے دنوں میں LNG مل رہی تھی، آپ نے اس وقت ہی وہ اس وقت تو سٹوریج پرابلم تھا نا، وہ کانٹ سٹور نا. دیکھیں جس چیز کو جن معاملات کو گورنمنٹ نے ہینڈل کرنا تھا اور اپنی ول سے ہینڈل کرنا تھا، بیسیکلی آپ وہ نہیں کر پائے. آئی ایم ایف کی جو شرائط کے متعلق گورنر سرور صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ $1 ارب کی خاطر پورا ملک گروی رکھوا دیا آپ لوگوں نے. یہ نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کے کرنے کے کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہمارے لیے کتنا ہارڈ ڈیسیژن تھا. اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں خودکشی کرنا پسند کروں گا، اس کے پاس جانا پسند نہیں کروں گا. یہ خودکشی سے بھی بڑا ڈیسیژن ان کو لینا پڑا قوم کے لیے کہ آپ ورنہ تو آپ بینکرپٹ ہوتے ہیں. کیا ڈیلیور کیا، یہی تو سوال ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا ڈیلیور نہیں کیا. مہنگائی، صرف مہنگائی کنٹرول پر ہم اپنا کام کریں. میرا تیل کا پیکٹ جو ہے وہ 400 روپے کلو ہو چکا ہے. مجھے گھر کی ضروریات کے لیے جو راشن میرا پہلے مہینے کا 20,000 کا آتا تھا، اب وہ 65, 60, 70,000 روپے کا آتا ہے. یہ ڈیلیور کیا. تو انٹرنیشنلی جو ایک ویو آئی ہے مہنگائی کی، میرے بہت سارے ملکوں میں بہت سارے رشتے دار رہتے ہیں، وہ سارے بتاتے ہیں کہ سب لوگ وہاں پہ اس مہنگائی کی لہر کی زد میں. اس کا عام ریڈی والے کو نہیں پتا نا میم، یہی تو میں آپ سے سوال دیکھیں. اس کے لیے ہم نے احساس راشن پروگرام شروع کیا. ارسلان، ہم نے احساس راشن پروگرام شروع کیا. ہم نے جو ہم نے یعنی جو بالکل غریب طبقہ ہے اس تک تو ہم پہنچ رہے ہیں کہ اس کو مہنگائی میں کچھ ریلیف ملے. جو ایک اوپر لیول کی مہنگائی ہے جو پوری دنیا میں لہر آئی ہے، اس کو وی کانٹ نہیں کر سٹاپ نا. رانا صاحب سوال یہ ہے، بار بار بات گھوم پھر یہ آگے آپ کے پاس آتی ہے سر، کہ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. آج کل جناب اخبارات بھرے پڑے ہیں اس بات سے کہ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نواز شریف صاحب بس آج آئے کل آئے اور معاملات طے پا گئے ہیں، اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے، اس کے اوپر عمل شروع ہو چکا ہے. یہ سر کون ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہا ہے؟ مجھے پہلے تو اس کا اسلام صاحب ایک بات ذرا آپ لکھ لیں. جی، ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، آپ یہ لکھ لیں، جب 1 ماہ پہلے یا 20 دن پہلے تمام پولیٹیکل پارٹی کے سربراہاں، جس میں بلاول صاحب، شباشی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی موجود تھے، جب نیشنل ایشوز پر پولیٹیکل اور عسکری لیڈرشپ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اگر اس میں وہاں پر نہیں کوئی تھا تو وہ عمران نیازی نہیں تھے. اچھا، آپ یہ دیکھیں جب فاٹا کا ایشو تھا، جب انڈین ہیلی کاپٹر کا
पायलट पकड़ा जाता है उस वक्त भी वो हम सारी बैठे बातें थे। ठीक है, मेरे पास वक्त कम मैं है। इसलिए कह रहा हूं। डील बताएं, नहीं, डील हो रही है, क्या? कौन सी डील कर रहे हैं? कोई हाँ डील जी। होती नहीं। अच्छा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ बड़ा सीधा है अपोजिशन का, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। ईवीएम के पीछे ये 25 जुलाई 2018 का जो धांधला हुआ था, जब आरटीएस सिस्टम अब्दी नहीं सो गया, उसकी आड़ में अब ईवीएम की प्रमोशन जो है हम उसे तस्लीम नहीं करते। अच्छा। और ये ऑर्डिनेंस के जरिए ये मसलत नहीं की जा सकती। ये अपनी नाहली नालायकी को छुपाने के लिए गवर्नमेंट जो है ये ईवीएम के पीछे छुप रही है। मुझे अफसोस हुआ वो मुबश्शिर लुकमान जो कंटेनर पर 126 दिन धरने में शामिल था, वो कह रहा है कि जनाब ये 39 माह में 20,000 अरब कर्जा ले लिया इस गवर्नमेंट ने। सर मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, जनवरी के अंदर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आते ही वो जेल जाएंगे, जेल से के बाद फिर अदलिया के अंदर जो केसेस हैं उनसे रिलीफ हासिल होगा और फिर उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे। इस्लाम साहब 13 जुलाई 2018 को भी मियां नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी दी अच्छा। थी। मरियम बीबी ने उनकी वालदा मौतो हयात की कश्मकश में थी, लेकिन मरियम फायजा साहब ठीक हो गया सर, आज मैं वक्त सिर्फ ये कम है, कहता वक्त कम है। हूं, आज महंगाई ये माफिया की हुकूमत है मरकज और सूबे में। चीनी माफिया, मेडिसिन माफिया, पेट्रोल माफिया, खाद माफिया। आज मेरे जिम्मेदार को डीएपी की बोरी 9,500 की दी जा रही है, और जो 2500 की बोरी हमारे दौर में थी, ठीक हो गया। और यूरिया की बोरी मिल नहीं रही। ठीक हो मैं गया। समझता हूँ कि अगर वो माफिया इसका तल्लुक मुस्तफिल न्यूज़ से हो तो एक नहीं 100 एफआईआर अच्छा काटे। फायजा और साहिबा, अगर सर पीटीआई से वक्त हो कम है, तो वक्त उनको कम है, कौन मेरे पास वक्त गिरफ्तार कम है, ठीक हो करेगा? गया। फायजा साहिबा, गुजारिश ये है कि ये महंगाई तो सिंध के अंदर भी है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो सूबे की सतह के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद अपने अपने तौर पर महंगाई को कंट्रोल करना होता है। ये अब सब्जेक्ट जो है वो सूबों का बन गया, तो कम से कम वहां तो डिलीवर कर दें आप लोग। नहीं डिलीवर तो कर रहे हैं, वहाँ पे तो क्या एहतजाज नहीं हो रहे ना। आपने देखा है वहाँ पे वहाँ महंगाई पर के खिलाफ एहतजाज होता। वो महंगाई के खिलाफ आप लोग नहीं। एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। हम कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। वफाक ने एहतजाज किया है। जनाब बिजली वफाक सुने, वफाक ये कहता है कि कराची और सिंध के अंदर वफाकी काबीना ने बाकायदा तशवीश का इजहार किया था कि सिंध के अंदर महंगाई पंजाब से ज्यादा है। जनाब सिंध के अंदर महंगाई खाने पीने में ज्यादा है। हाँ जी। बिजली महंगी किसने की हुई है? के इलेक्ट्रिक है वहां पे? नहीं। अच्छा। दवाइयाँ किसने महंगी ठीक है। की हुई हैं? हमने। पेट्रोल। पीपल्स पार्टी ने नहीं की हुई। ठीक। पेट्रोल महंगा तो किया है। कुछ ये मामलात सारी में खाने पीने कुछ से तो नहीं है, ये सुने- बेसिक है। सुने ना, मेरी खाना बात पीना तो सुने, बेसिक है ना, फिलहाल वो ज्यादा पेट्रोल बेसिक है। महंगा होता है तो किराए ज्यादा होते हैं। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? ठीक है। ट्रांसपोर्टर से इफेक्ट कौन होगा? एक आम आदमी। अगर हम पंजाब की तो बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। मुझे हम डिलीवर करने की बात कर रहे हैं ना कि आप क्या डिलीवर कर डॉक्टर शाहीना एस्टेब्लिशमेंट से डील की दोनों बातें चल रही हैं कि वो पार्टी अपने तौर पर कर रही है या अपने तौर पर कर रही है। कोई भी नहीं कर ये रहा। और कोई भी नहीं आपके कर सर से हाथ उठ गया है, इसको रिस्पॉन्ड करें जल्दी से। देखिए हमारे सर पे तो अल्लाह का हाथ है। अच्छा। हम तो एक विजन लेकर आए थे, अल्लाह के साथ वादा कर कर आए हैं और इंशाल्लाह हम ये वादा निभाएंगे। अवाम के साथ हमारा वादा है। बिल्कुल ठीक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।